Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of learning हिंदी। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने रहीम जी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उनके दो और रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए यह बताया है। अब आज हम उन दोहों में आगे के जो दोहे दिए गए हैं उनका अर्थ हम समझेंगे। और उससे पहले अब आप सोच रहे होंगे ना, इसके पहले का वीडियो मतलब ये है कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और वो हमारे स्टार्टिंग का था। लाइक उसमें रहीम जी के जीवन के बारे में, रहीम जी कहाँ पैदा हुए थे, रहीम जी किस सन में पैदा हुए थे और उनका पूरा नाम और रहीम जी के बारे में जानकारी दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये जानकारी तो मेरे लिए क्या यूजफुल है। तो बच्चों, जब आप संदर्भ सहित भावार्थ लिखते हो, आपके प्रश्न पत्र में जब आता है तो वहां पर आपको कवि से संबंधित जानकारी लिखनी होती है, जिसके लिए आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि पहले के वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको बस एक छोटा सा काम करने पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन करने से आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस जिन जिन टॉपिक्स पर डाले हैं वो सब आप आसानी से देख सकते हो। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि रहीम जी अपने दोहों के माध्यम से हमें किस तरह का जीवन जीने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर रहीम जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत। अब यहाँ रहीम जी क्या कहना चाहते हैं बच्चों की नाद यानी गाना, स्वर, ऐसा स्वर जिसकी आवाज सुनकर मृग यानी हिरन जो अपने आप को इतना मग्न कर लेता है कि शिकारी उसके पास आ रहा है लेकिन वो समझ नहीं पाता है। और हम मनुष्य जो होते हैं, हम क्या करते हैं, हम धन संपत्ति पैसे ये सब कमाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, हमारे साथ वालों का ध्यान नहीं रख पाते। तो रहीम जी कह रहे हैं ये तो यहाँ तक ठीक है कि चलो भाई, आप अपने काम में मग्न हो गए तो आप ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जो किसी चीज से खुश तो होते हैं, जो रीझ तो जाते हैं लेकिन किसी को कुछ दे नहीं पाते। जैसे अगर मेरे पास मेरी कमाई अच्छी है, मेरी सैलरी अच्छी है, लाइक अगर मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ और उस कमाई का 5% या 1% भी मैं किसी गरीब की मदद नहीं कर रही हूँ या किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर रही हूँ, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये चीज मेरे पास है। जैसे आप स्टूडेंट्स होते हो क्लास में, अगर आपको पता है कि आपके फ्रेंड को आपकी जरूरत है तो आप हेल्प करते हो ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर रहीम जी हमें इस दोहे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जरूरतमंदों की हमें हेल्प करनी चाहिए, भले आप वो थोड़ी सी करो लेकिन करो। तो इसके माध्यम से वो यही बता रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो लोग पशु से भी ज्यादा बेकार होते हैं जो अपने पास सब कुछ होते हुए भी किसी की हेल्प नहीं कर पाते, किसी के काम से खुश होकर भी उसे कुछ दे नहीं पाते। वो लोग पशु से भी ज्यादा बेकार होते हैं। अब इस दोहे के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं वह हम देखेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अब यहाँ पर रहीम जी दूध और मक्खन की सहायता से, इनके उदाहरण के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह दूध को लगातार फेंटने से, फटे हुए दूध को बच्चों, हाँ, जो फटा हुआ दूध होता है, जो आपका कर्डल्ड मिल्क होता है, उसको बार बार आप कितना भी फेंटो, उससे आप मक्खन यानी जो बटर होता है ना वो नहीं निकाल सकते। ठीक उसी तरह अगर दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, आर्ग्यूमेंट का लेवल एकदम ऊपर जा चुका है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वहां पर बात नहीं बनती, वो बात और ज्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए मेरी हमेशा सबको एक ही एडवाइस होती है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरी सबको यही एडवाइस होती है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट को उस लेवल तक जाने मत दो जहां बात बिगड़ जाए, क्योंकि जब बात बिगड़ जाएगी तो वहां पर आपका रिलेशन भी बिगड़ जाएगा, चाहे वो रिलेशन आपका अपने घर वालों के साथ हो या आपके फ्रेंड्स के साथ हो। अब यहाँ पर इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं रहीम जी, देखते हैं हम। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। अब रहीम जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस तरह एक
फटे हुए कपड़े को सिलने के लिए हम सुई का उपयोग करते हैं, ना कि तलवार का। क्यों? क्योंकि सुई उस कपड़े को सिलेगी, लेकिन तलवार क्या करेगा, उसे और खराब करेगा और फाड़ देगा। ठीक उसी तरह जब हम बड़े व्यक्तियों को देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमसे हमारे साथ वाले हैं, जो हमसे छोटे हैं, छोटे लेकिन कैसे? जो हमसे एज में छोटे हैं? नहीं। जो हमारे लेवल पे नहीं है, जो हमारे स्तर तक नहीं आ पाए हैं, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो सम्मान में हो, हमें किसी का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और जो हमसे बड़े हैं, उनको रिझाने के चक्कर में जो हमसे छोटे हैं, उनको हमें कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहाँ, लाइफ के कौन से लेवल पे आपको अपने अपनों की ज़रूरत पड़ जाए, या कभी ऐसा होगा कि वो जो बड़ा व्यक्ति है जिससे आपने फ्रेंडशिप करने के लिए या जिससे रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपने अपनों से छोटों का साथ छोड़ दिया, अपने साथ वालों का साथ छोड़ दिया। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका साथ छोड़ दे, लेकिन यह जो जिन लोगों का आपने साथ छोड़ा है वह व्यक्ति आपका साथ निभाए और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में, प्रॉब्लम्स को हल करने में आपकी हेल्प करे। आइए अब देखते हैं अगले दोहे में रहीम जी क्या कह रहे हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब इस दोहे के माध्यम से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं बच्चों? पहली बात कि जलज मतलब होता है कमल। कमल का एक समानार्थी शब्द है जलज। और रवि, ये हम सबको पता है, रवि यानी सूरज, सूर्य। तो यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से रहीम जी हमसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह पानी के बिना कमल को सूखने से सूर्य की रोशनी भी नहीं बचा सकती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक पौधे को, एक फूल को खिलने के लिए जितनी जरूरत पानी की होती है, उतनी ही सूर्य की किरणों की भी जरूरत होती है। लेकिन हम सोचे कि पानी ना मिले तो चले, लेकिन सूर्य है ना, वो उसे बचा लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी तरह आपकी विपत्ति में, यानी कि जब आप पे प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपके अपने, संपत्ति यानी सिर्फ पैसे नहीं बच्चों, आपके अपने यानी आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, वो ही आपकी हेल्प करेंगे, दूसरे नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने। आपकी संपत्ति यानी आपके माता पिता, भाई बहन, और जो संपत्ति आपने कमाई है अब तक, फिर चाहे वो धन से हो या सम्मान से हो या आदर से हो, तो जिस तरह आपकी अपनी विपत्ति यानी अपनी प्रॉब्लम्स है, आपके अपने ही काम आते हैं, दूसरे नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमें बताना चाहते हैं कि हमारे अपने ही हमारी संपत्ति है, यानी कि क्या, हमारे जो माता पिता हैं, जो भाई बहन हैं, वो ही हमारी संपत्ति है। हमारी मुश्किल में वो ही हमारा साथ देते हैं, कोई बाहर वाला हमारा साथ देने नहीं आता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कि पानी में जो जलज होता है, जो कमल होता है, अगर एक सूखी हुई नदी में एक कमल का फूल है और वो नदी सूख चुकी है, जो नदी है वो सूख चुकी है, फिर भी एक कमल का फूल वहां है, तो वो वहां और नहीं खिलेगा, वो वहीं पर सूख जाएगा। यदि हम सोचें कि सूर्य की किरणों से वो और खिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इस आखिरी दोहे में रहीम जी हमें क्या सीख देना चाहते हैं, या हमें क्या सीख वो दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब बच्चों देखिए, ये यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें क्या बताना चाहते हैं कि जो पानी है वो हम सभी को अपने पास रखना चाहिए। व्यक्ति को पानी रखना ही चाहिए, और पानी के बिना सब कुछ सूना लगता है। अब आप सोचोगे पानी के बिना सब कुछ सूना लगता है, मतलब क्या कहना चाहती हैं? तो पानी के बिना सब कुछ सूना लगता है मतलब, जैसे कि बच्चों इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसी तरह यहाँ पर पानी का भी अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ है। जैसे यहाँ पर पानी का उपयोग 3 अर्थों में किया गया है। जैसे पहले में क्या दिया गया है कि पानी गए न उबरे, मोती। तो मोती से पानी का संबंध क्या है कि मोती की कीमत हम कब ज्यादा करते हैं बच्चों? जब उसमें वो चमक होती है, उसमें वो तेज होता है, जब वो उसका कहते हैं ना कि अगर कोई मोती आप खरीद रहे हो, तो अगर वो चमक रहा है तो हम खरीदेंगे ना। अगर वो मोती की चमक जा चुकी है तो हम ऐसे मोती को खरीदेंगे क्या? नहीं, हम ऐसे मोती को नहीं खरीदेंगे। हम कौन से मोती को पसंद करेंगे?
अब जैसे आप दुकान में जाते हो, लेफ्ट साइड में आपके रखा हुआ है मोती जिसमें चमक बिल्कुल नहीं है, और राइट साइड में है जिसमें चमक बहुत है। तो ऑब्वियस है आप राइट साइड वाला लोगे जिसमें चमक बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मोती का अर्थ मोती से पानी का अर्थ इस प्रकार दिया गया है कि जिस मोती में चमक होती है ही हम खरीदते हैं, उसी को हम ज्यादा महत्व देते हैं। अब दूसरा दिया है कि पानी गए न उबरे मानुष। मानुष से क्या दिया है संबंध पानी का, कि यहाँ पर मनुष्य से मानुष मतलब मनुष्य, तो मनुष्य से संबंधित है पानी। इज्जत, हमारी जो इज्जत होती है वो हम सभी को बहुत प्यारी होती है ना, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हमारी रिस्पेक्ट होती है, वो हम सबको प्यारी होती है ना हमारी इज्जत। तो इज्जत हमारी अगर हमारे साथ है तो हम कहीं पे भी अच्छे से स्टैंड कर सकते हैं, कि आप कहीं कहीं जाते हो तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, हम सब सोचते हैं। लेकिन अगर कोई इज्जत हमारी ना करे तो हमें कैसा लगता है, बुरा फील होता है ना। हाँ, वैसे ही। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपने किसी को एक टाइम दिया हुआ है कि मुझे इस टाइम पर वहां पहुंचना है, ठीक है, मैं आपसे मिलने 10 बजे सुबह आ जाऊंगा। अब उस 10 के बदले अगर आप 11 बजे पहुंचो तो क्या उस व्यक्ति के नजरों में, जो आपका इंतजार कर रहा है, उसकी नजरों में आपकी कोई इज्जत रह जाएगी? नहीं, क्योंकि अगर आप लेट जाओगे तो उसका भी तो समय बर्बाद हो रहा है ना आपका वेट करने में। तो किसी का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इज्जत हमें अपनी भी बनाकर रखनी चाहिए और दूसरों की भी इज्जत हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर पानी का अर्थ इज्जत से है। और फिर तीसरा दिया है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। चून यानी क्या बच्चों? चून का मतलब होता है चूना। चून मतलब होता है चूना। कौन सा चूना? जो हम देखिए नॉर्मली जब हमारे घर पेंट होते हैं तो वहां पर नॉर्मल पेंट लगाने से पहले एक वाइट कलर की लेयर लगाई जाती है जो चूने की लेयर होती है। ठीक है बच्चों, अब ये चूना जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और चूने के पत्थर को, जो पत्थर होता है चूने का, उसको जब हम सीधे के सीधे पानी में डालते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा उबाल आता है। जैसे देखिए आप पानी कैसे बॉईल होता है जब ज्यादा गर्म हो जाता है गैस पे, आपने देखा होगा कि पानी जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे आकर बॉईल होने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर चूने के पत्थर को जब आप पानी में डालोगे तो वहां पर वो क्या होता है, बॉईल होने शुरू हो जाता है। और चूने का पत्थर पानी को जितना सोख कर सकता है करता है। और बच्चों चूने की एक खासियत होती है कि उसे आप पानी में जब तक रखोगे तब तक वो खराब नहीं होता। वो खराब कब होता है बच्चों? जब वह चूना सूख जाए, यानी पूरा पानी सोख ले और उसमें थोड़ा सा भी पानी ना बचे, तो 3 से 4 5 दिन में वो चूना खराब हो जाता है। तो बच्चों चूने का उपयोग हम कब कर सकते हैं? जब तक वो खराब नहीं हुआ है, यानी कि जब तक उसमें नमी बनी है, पानी है उसमें, तब तक उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग चूना खाते भी हैं, और कुछ घर के दीवारें जब हम पेंट करते हैं या करवाते हैं तब हम चूने का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इस दोहे का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके पहले भी मैंने जितने दोहों का अर्थ आपको बताया है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको किसी एक दोहे का अर्थ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बेझिझक, एकदम फ्री माइंड से, कोई टेंशन नहीं लेना है, बेझिझक होकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और श्योरिटी दे रही हूँ मैं कि आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, तो बच्चों आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वो वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो बच्चों जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, हर बार मैंने अपने ग्रामर के वीडियोस में आपसे कहा है कि हमने 6 to 12 बच्चों, मैं रिपीट कर रही हूँ, 6 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए और उसके ऊपर के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पर हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में हम इंटरेस्टेड होते हैं, तो हमें ग्रामर भी पढ़ना होता है। तो 6 to 12 के लिए हमने क्रैश कोर्स तैयार किया हुआ है। उसमें हम 6 स्टैंडर्ड से बेसिक नॉलेज, जो हमारा जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक ग्रामर है हिंदी का, वहां से लेकर 12 स्टैंडर्ड अप टू 12th, टिल 12th एंड अप टू 12th, सारे ग्रामर की जो टॉपिक्स है हमने एक क्रैश कोर्स में तैयार किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रामर का पूरा डिटेल्ड नॉलेज हो तो आपको क्या करना है, आपको खुद को उस क्रैश कोर्स के लिए रजिस्टर करवाना है, जिसकी पूरी डिटेल्स हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जल्दी जाइए और रजिस्टर कीजिए। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय।